हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपने रिसर्च भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो हम पढ़ चुके हैं, एपीआई हमने काफ़ी हद तक पढ़ लिया है। एक उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट केएसएम्स जो मैंने आपसे डिस्कस किया था, केएसएम्स की स्टार्टिंग मटेरियल्स, उसको थोड़ा और इन डेप्थ में स्टडी करेंगे। एज सम पीपल मे थिंक कि केएसएम इज़ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट जिसको डाल दिया जाता है एंड जिसके बाद में एपीआई बन जाता है। सो ऐसा नहीं है। KSM इज द की स्टार्टिंग मटेरियल, वन ऑफ द रॉ मटेरियल, राइट। सो KSM को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे एंड इसका पूरा का पूरा सप्लाई चेन समझेंगे, क्योंकि फार्मा के अंदर आप जितना ज़्यादा सप्लाई चेन को समझ सकते हो उतना ज़्यादा प्रिडिक्टेबल बन सकते हो कि हाँ कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें बॉटलनेक्स बन सकती है एंड कहाँ पर क्या रेगुलेशन इशू कंपनी फेस कर सकती है। क्योंकि जैसे हम एक सेक्टर पूरा कंप्लीट कर लेंगे, हम कंपनीज पे जंप करेंगे एंड कंपनीज को हमें स्टडी करने के लिए पूरा का पूरा बेस, पूरा का पूरा थ्योरेटिकल नॉलेज जो है अबाउट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वो होना बहुत ज़रूरी है, राइट। सो विद दैट एपीआई हमने काफ़ी चीज़ें समझ लिया है, बट एपीआई से पहले का जो स्टेप है केएसएम्स, उसको आज हम स्टडी करने वाले हैं। सो केएसएम इज़ नॉट अ सिंगल प्रोडक्ट कि केएसएम आपने कहीं से खरीद लिया एंड इट इज़ अ रेडीमेड प्रोडक्ट, या फिर एक सिंगल चीज़ है जिसको यूज़ करके आप अपना एपीआई बना सकते हो। सो नो, KSM इज मिक्स ऑफ लॉट ऑफ केमिकल्स एंड वो केमिकल्स मिल करके आपका KSM बना रहे हैं। उस पर्टिकुलर KSM का यूज़ आपका API बनाने के अंदर यूज़ हो रहा है। एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेती हूँ मैं पैरासीटामोल का। पैरासीटामोल आई होप आप सब जानते होंगे, जो कि हमारे पेन किलर हो गया, या फिर हमारे बॉडी में थोड़ा फीवर है, एक नॉर्मल सा आपको वायरल है, सो उसके अंदर आप यूज़ करते हो पेन किलर्स का या फिर पैरासीटामोल का। सो पैरासीटामोल का अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ, सो पैरासीटामोल का जो केएसएम होगा, उस केएसएम का यूज़ 50 तरह की एपीआई बनाने में हो सकता है, क्योंकि पैरासीटामोल इज़ अ वेरी वर्सेटाइल काइंड ऑफ केएसएम, जो कि हर टाइप की दवाई के अंदर आपका यूज़ हो सकता है। इट कैन बी यूज इन सेवरल लाइक 200 तरह के दवाई आप उससे बना सकते हो, राइट। सो द थिंग इज कि आपको आपका केएसएम देखना है, केएसएम कहाँ से बन रहा है। एपीआई आप समझ चुके हो, एपीआई इज मोर अबाउट प्रोसेस, केएसएम इज मोर अबाउट प्रोडक्ट्स। अच्छे प्रोडक्ट्स आप मिक्स करोगे, अच्छे से मिक्स होंगे, अच्छे से रिएक्ट करेंगे सारे केमिकल्स, सो ऑटोमेटिकली यू विल बी गेटिंग अ ग्रेट रॉ मटेरियल एंड लेटर ऑन यू विल बी मेकिंग अ ग्रेट API out of that, right? So let's study KSMs. So KSMs 5 हिस्सों में डिवाइडेड है। मतलब ये जो 5 स्टेप्स आप फॉलो करोगे, या फिर ये 5 तरह के प्रोडक्ट्स जब आप मिक्स करोगे, तो आपको KSM बन के रेडी होगा। सो फर्स्ट इज योर बेस, मतलब आपको एक बेस देना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर आप कोई कुछ भी चीज़ बना रहे हो, कोई आपको एक स्ट्रक्चर, जब आप किसी चीज़ को देते हो, तो हमारी बॉडी का एग्जांपल ले लो। हमारी बॉडी के अंदर जो स्केलेटन है दैट इज द स्ट्रक्चर, इसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें लगी हुई है, तो बेस इज द स्ट्रक्चर, राइट। ऐसे ही बेस आपका होता है इसमें, इज द स्केलेटन, यू कैन से द स्केलेटन ऑफ योर केमिकल कैन बी द बेस, जिसमें आपके कई सारे तरह के केमिकल्स बनते हैं, केमिकल्स यूज़ होते हैं। वो केमिकल्स कौन से हो सकते हैं, कहाँ से आते हैं, वो थोड़ा सा देखते हैं। सो बेस इज बेसिकली बेस केमिकल्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग होती है आपकी क्रूड ऑयल से। क्रूड ऑयल से आपके कुछ बेसिक केमिकल्स निकलते हैं, उनसे केएसएम बनता है। सो यहाँ पे बेसिक केमिकल्स की हम बात करने वाले हैं। सो द वेरी फर्स्ट बेसिक केमिकल कैन बी बेंजाइन, फिनॉल, एनिलिन एंड इसी तरह के कई सारे बेसिक केमिकल्स आपके यूज़ होता है, जो कि आपके मेजर केमिकल का बेस बनाते हैं। अब आते कहाँ से, सो ये आएंगे आपके क्रूड ऑयल से एंड नेचुरल गैसेस से, मेजरली ये केमिकल्स फॉर्म होते हैं, राइट। बनाता कौन है इन केमिकल्स को, ऑयल रिफाइनरीज हो गए, बड़े बड़े बल्क में जो आपके नेचुरल गैस को प्रोड्यूस करने वाली कंपनीज हो गई, एंड पेट्रोकेमिकल कंपनीज हो गई। क्रूड ऑयल को मैं थोड़ा सा और डिस्कस में एक पर्टिकुलर वीडियो क्रूड ऑयल पे बनाऊंगी कि क्रूड ऑयल से क्या क्या चीज़ें आपकी निकलती है। एज क्रूड ऑयल से आपकी कई तरह की चीज़ें निकलती है, एंड उसमें से कुछ हिस्सा फार्मास्यूटिकल में यूज़ होता है, कुछ ऑटोमोबाइल्स एंड व्हीकल बने इंडस्ट्री में जाता है, कुछ हमारी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में जाता है। सो वो हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे अलग से डेप्थ में। बट आपको ये दिमाग में लेके चलना है कि क्रूड ऑयल से आपके बेसिक केमिकल्स निकलते हैं, एंड बेसिक केमिकल्स का यूज़ होता है आपके मेजर केएसएम का बेस बनाने में। एंड ये कौन देते हैं हमें, ऑयल रिफाइनरीज हो गए, पेट्रोकेमिकल कंपनीज हो गई, वो हमको ला करके ये सारे बेस केमिकल्स देते हैं।
इसके बाद में रीएजेंट्स। रीएजेंट्स का काम क्या होता है, आपका बेस जो आपने बनाया है उसके अंदर केमिकल्स को एक शेप देना। ओके, बेसिकली मैं ज़्यादा केमिस्ट्री बैकग्राउंड से तो नहीं बिलोंग करती हूँ, बट जितना मैंने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू आपके केमिकल्स को एक शेप देने का काम करते हैं आपके रीएजेंट्स। रीएजेंट्स कौन कौन से होते हैं, नाइट्रिक एसिड हो सकता है, हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड अमोनिया। ये कुछ तरह के रीएजेंट्स है जो कि आपको यूज़ करने होते हैं आफ्टर योर बेस। ओके, एंड ये आते कहाँ से, फर्टिलाइजर्स। अगर आप जानते हैं फर्टिलाइजर्स जो हमारे फूड एंड एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, उन इंडस्ट्रीज से आपको ये आपके रीएजेंट्स मिलते हैं। एंड रीएजेंट्स आपका काम करते हैं, आपके केमिकल के शेप को पूरा बदल देते हैं, राइट, जिससे आपका केमिकल आगे जाके रिएक्शन फेज के लिए एकदम रेडी हो जाता है। एंड आपको मिलेंगे फर्टिलाइजर प्लांट से या फिर बड़े बड़े केमिकल मैन्युफैक्चरर से आपको ये बेस केमिकल्स मिलते हैं। विद दैट द नेक्स्ट प्रोडक्ट कैन बी एसिड और बेस। अगर आपने थोड़ी बेसिक केमिस्ट्री पढ़ी तो आपको एसिड एंड बेस का आइडिया ज़रूर होगा। एसिड एंड बेस में से अगर इफ़ योर केमिकल नीड्स टू बी एसिडिक तो आपको एसिड इंक्लूड करोगे, इट नीड्स टू बी लाइक अल्कलाइन और बेस तो आप उसमें बेस इंक्लूड करोगे, राइट। सो एसिड्स में आपका यूज़ हो सकता है सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एसिड। ऐसे करके कई सारे आपके केमिकल्स या फिर अगर मैं सिर्फ एसिड्स की बात करूँ यूज़ हो सकते हैं। आएंगे कहाँ से, बल्क केमिकल इंडस्ट्रीज़ जो कि केमिकल्स बनाने का ही काम करती है स्पेसिफिकली, वो आपके इंडस्ट्री सप्लाई करते हैं इन केमिकल्स का। मेजरली पाउडर फॉर्म में मिल सकता है, लिक्विड फॉर्म में मिल सकता है, डिपेंडिंग व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर केमिकल। सो ये आपका मेजर थर्ड स्टेज होगा इन मेकिंग ऑफ केएसएम्स इंक्लूडिंग एसिड्स एंड बेस। इनका काम क्या होता है, रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं, राइट। रिएक्शन का बेस हमने बना दिया, रिएक्शन को केमिकल को शेप हमने दे दिया, अब यहाँ पर रिएक्शन को ही कंट्रोल करेंगे या फिर रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, अगर आप इसको ईजिली समझना चाह रहे हो। विद दैट नेक्स्ट योर सॉल्वेंट्स। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप पे आपके सॉल्वेंट्स आते हैं जो कि क्या करते हैं, रिएक्शन को चलाते हैं, रिएक्शन होने में हेल्प करते हैं। यहाँ पर आपके जो केमिकल्स यूज होते हैं, मेथनॉल, एथेनॉल, एसीटोन, ऐसे करके कई सारे केमिकल्स आपके यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं जो आते कहाँ से, नेचुरल गैस इंडस्ट्रीज से आते हैं, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज से आते हैं। एंड इन केमिकल्स का यूज़ किया जाता है आपके रिएक्शन को चलाने के लिए, राइट। सो दैट्स अगेन ईजी। एंड ये बनाता कौन है, कुछ गैस बेस्ड प्लांट्स हो सकते हैं, गैस बेस्ड केमिकल प्लांट्स हो सकते हैं जो इस पर्टिकुलर केमिकल्स को बनाएं, या फिर कुछ पेट्रोकेमिकल कंपनीज हो सकती है। सो अभी भी आपका केएसएम रेडी नहीं हुआ है, इट इज़ द फोर्थ स्टेप। इसके बाद में लास्ट स्टेप आता है आपके कैटलिस्ट का। कैटलिस्ट क्या करते हैं, आपके रिएक्शन को थोड़ा फास्ट कर देते हैं, या फिर कब रोकना है, कब रिएक्शन को फास्ट करना है, वो काम करते हैं। धीरे धीरे उसमें क्लीनिंग का जो काम है, आपके प्रोसेस को क्लीन बनाते हैं, आपके केमिकल को क्लीन बनाने का भी काम करते हैं। सो यहाँ पे कुछ मिनरल्स से ये कैटलिस्ट हमारे आते हैं निकल के, लाइक प्लेटिनम, निकल, इफ यू नो, एंड पैलेडियम। ये कुछ मिनरल से निकले हुए हमारे कैटलिस्ट होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं, अगर आप इजी भाषा में समझना चाह रहे हो। इसको हम फिफ्थ स्टेप पे रखते हैं, ऑलमोस्ट लास्ट स्टेप ही हमारा होता है, जिसके अंदर आपका का पूरा रिएक्शन कंप्लीट होता है आफ्टर एडिंग कैटलिस्ट, राइट। एंड हेयर यू हैव योर अ ग्रेट केमिकल ओवरऑल। ये आएगा कहाँ से, माइनिंग इंडस्ट्रीज हो गई या फिर मेटल रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज हो गई, ये केमिकल आपको वहाँ से मिलेगा। एंड बनाएगा कौन इसको, मेटल रिफाइनरीज हो गए एंड कुछ स्पेशल केमिकल कंपनीज हो गए जो कि सिर्फ इन मिनरल वाले केमिकल्स पे काम करती है। सो कंपनीज इनको बनाने का काम करती है, right? So if you want to take like a basic flow chart and kind of thing, so crude oil से आप जाते हो petrochemical industries पे, फिर base chemicals and solvents पर, then आप fertilizing, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कुछ fertilizing प्रोडक्ट्स का या फिर केमिकल्स का यूज़ होता है, जबकि बल्क केमिकल इंडस्ट्री या फिर फर्टिलाइजिंग इंडस्ट्री से आ सकता है।
फिर आप जाते हो रीएजेंट्स पर, जो कि रीएजेंट्स के बाद में एसिड्स एंड बेस होते हैं आपके. Reagents is the third process, the third process, and acids and base is your fourth process, right? फिर आप लास्ट में ऐड करते हो कैटलिस्ट, एंड हेयर यू हैव योर KSM. अभी आपका सिर्फ KSM रेडी हुआ है. KSM के बाद में इट्स लाइक एक KSM आपका रेडी हो गया. अब इसको आप कई तरह के से API बनाने में यूज़ ले सकते हो. आपका एक रॉ मटेरियल अभी रेडी हुआ है. इट्स लाइक कि आपने अभी कोई एक सब्जी उगाई है. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एन आलू. अभी आपने सिर्फ एक आलू उगाया है. अब उस आलू का आप किस तरीके से यूज़ कर रहे हो, वो आपका रॉ मटेरियल है अभी, है ना. अब आप उसको क्या बनाने में कैसे यूज़ कर रहे हो, वो आपका API होगा. द मेजर थिंग वाई आई एम टेलिंग यू द KSM का सप्लाई चेन इज टू प्रिडिक्ट कि किस इंडस्ट्री से क्या आ रहा है. अभी जब तक हमको लग रहा था इसमें सिर्फ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन्वॉल्व होगी, लेकिन नाउ यू नो कि इसमें कहीं ना कहीं मेटल इंडस्ट्रीज भी इंक्लूडेड है. ऑयल रिफाइनरीज तो बहुत ज़्यादा इंक्लूडेड है. फार्मास्यूटिकल सॉरी योर फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज भी इंक्लूडेड है. एंड हेयर यू हैव एन आइडिया कि हाँ किन किन इंडस्ट्री का रोल आएगा, एंड किसके सप्लाई चेन खराब होने की वजह से क्या इशू है, क्या इशू आ सकता है और क्या खराब हो सकता है. नाउ यू हैव एन एग्जाम्पल. अब एक रियल वर्ल्ड, जिससे मैंने आपको फिर से बोला था पैरासीटामोल, दैट इज पैरा एमिनोफिनॉल जिसका साइंटिफिक नेम है, उसको देखते हैं उसका रियल वर्ल्ड में कैसे उसको बनाया जाता है. सो द बेस केमिकल विच इज़ यूज इज फिनॉल, एंड ये आता कहाँ से, रिमेंबर क्रूड ऑयल एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज से आएगा. एंड ये क्या करेगा, बेसिक कार्बन स्ट्रक्चर बना देगा आपके केमिकल का. विद दैट नेक्स्ट स्टेप विल बी रिएजेंट. रिएजेंट में आप यहाँ पर नाइट्रिक एसिड यूज़ करते हो. आपका पूरा शेप जो है वो बदल देगा कंप्लीट केमिकल का. एंड यहाँ ये आता कहाँ से आपके पास में, फर्टिलाइजिंग इंडस्ट्रीज या फिर कुछ बल्क केमिकल बनाने वाली इंडस्ट्रीज से आपके पास में नाइट्रिक एसिड आएगा, एंड जो कि आपके रिएजेंट का काम करेगा, राइट. फिर इसमें ऐड होगी हाइड्रोजन गैस, जो कि नेचुरल गैस प्लांट से आएगा, एंड दैट्स योर थर्ड स्टेप. इसके बाद में यू ऐड सम एसिड्स एंड बेसिस. सो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ होता है, जो कि आपके आते हैं पर्टिकुलरली लाइक बल्क केमिकल इंडस्ट्री से, आप फिर से इसको कह सकते हो कुछ केमिकल बनाने वाले इंडस्ट्रीज से आपके पास में ये आएगा. पेट्रोकेमिकल्स आप अगेन यहाँ पे कह सकते हो. एंड लास्ट एट द लास्ट यू हैव सॉल्वेंट्स. सॉल्वेंट्स आपके इसमें वाटर का यूज़ होता है एंड मेथनॉल का यूज़ होता है. मेजरली मेथनॉल एंड इथेनॉल में से एक का यूज़ होता है. सो अगेन यू ऐड दैट. इसके बाद में आप कैटलिस्ट के फॉर्म में कुछ कार्बन्स ऐड करते हैं, जो कि उसमें प्योरिफिकेशन का एंड बेसिकली रिएक्शन का काम करते हैं. सो फिनॉल में आपने ऐड किया नाइट्रिक एसिड, देन हाइड्रोजन एसिड एंड बेस, then your solvent, and then your catalyst. And here you have para-aminophenol, that is your KSM. आपका KSM पैरासीटामोल नहीं है, अभी आपका KSM है पैरा-एमिनोफिनॉल, जो कि आपका KSM है. अभी KSM आगे जाएगा. इस पैरा-एमिनोफिनॉल को कई सारी APIs में यूज़ किया जा सकता है, एंड उन APIs के द्वारा कई सारी दवाइयाँ बनाई जा सकती है, राइट. सो दिस इज हाउ यू मेक KSM. Base, then your reagents, then your acids, base, and लास्ट में आपका सॉल्वेंट एंड कैटलिस्ट. ये 5 मेजर स्टेप्स है या 5 मेजर प्रोडक्ट कैटेगरी है जो कि इंक्लूड होती है, एंड उसके बाद में KSM बनता है. अब ज़रूरी नहीं है कि हर KSM के अंदर ये 5 ही हो. कभी कभी किसी और तरीके के सॉल्वेंट्स की ज़रूरत हो सकती है, कोई और तरह के रिएजेंट्स की ज़रूरत हो सकती है, या फिर किसी किसी में ना ज़रूरत हो. तो हर एक दवाई का KSM अलग होगा, हर एक API का KSM अलग होगा. और क्योंकि KSM अलग हो सकते हैं तो उनका प्रोसेस भी अलग हो सकता है. दुनिया में हज़ारों टाइप के KSMs है, हर किसी का प्रोसेस अलग हो सकता है. बट एक मैंने बेसिक एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करी है. एक KSM के अंदर भी एक पूरी की पूरी सप्लाई चेन है. वो सप्लाई चेन को आपको थोड़ा सा समझना इम्पॉर्टेंट है. एंड मेजर इंडस्ट्री जो इसमें इंक्लूड होगी, पेट्रोकेमिकल्स हो गया, आपके फर्टिलाइजिंग हो गया, ऑयल रिफाइनरीज हो गया, एंड नेचुरल गैसेस वाली इंडस्ट्रीज हो गई, वो भी इसमें इंक्लूडेड है. तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो केमिकल इंडस्ट्री पूरी की पूरी यहाँ पर इंक्लूडेड होती है. एंड देन यू कैन हैव योर KSM. KSM इज जस्ट अ रॉ मटेरियल, ये मत भूलना. उसके बाद में API वाला प्रोसेस स्टार्ट होता है, उसके बाद में भी फॉर्मुलेशन वाला प्रोसेस काम में आता है.
एंड देन यू हैव योर पर्टिकुलर टैबलेट या दवाई या सिरप विच एवर यू से इट। अब यहाँ पर सबसे अगेन एक इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है इंडिया को लेकर एंड थोड़ा सा चाइना को लेकर। यहाँ पे कंसर्निंग पॉइंट्स क्या क्या है? तो कंसर्निंग पॉइंट ये है कि इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन चाइना। इंडिया का केएसएम चाइना से आता है, इंडिया खुद का केएसएम नहीं बनाता है। इंडिया एपीआई बनाता है, इंडिया वो प्रोसेस को कंप्लीट करता है, एग्जीक्यूशन करता है, पैकेजिंग करता है एंड डिस्ट्रीब्यूशन फेज संभालता है, बट इंडिया केएसएम्स नहीं बनाता है। द रीज़न फॉर दैट इज़ वेरी सिंपल। मैं आपको पहले ईजिली सीधी सीधी भाषा में समझा देती हूँ। ओनली रीज़न इज़ कि चाइना का केएसएम सस्ता है। अगर चाइना वो केएसएम बनाएगा तो वे मोर सस्ता होगा देन दी इंडिया का केएसएम। एंड द रीज़न सोर्सेस, रिसोर्सेस। केएसएम को बनाने के लिए कई सारे केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू निकलना पड़ता है एंड दैट लीड्स टू मच वेस्टेज। एनवायरमेंटल वेस्ट बहुत इकट्ठा होता है, एनवायरमेंट को नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, वाटर वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत है, बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। उसके बाद में सप्लाई चेन आपकी अच्छी होनी चाहिए एंड उसके बाद में भी स्टोरेज कैपेसिटी आपके पास में होनी चाहिए। चलो बात की चीज़ तो इंडिया के पास में ऑलरेडी है, लाइक सप्लाई चेन आप मान लो, स्टोरेज कैपेसिटी मान लो, दैट इज़ इंडिया एबल टू डू। बट द मेन प्रॉब्लम इज एनवायरमेंट, वाटर वेस्टेज एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये तीन जगह ऐसी है जहाँ पर इंडिया हार जाता है एंड जिसकी वजह से चाइना जो है केएसएम्स में लीड कर रहा है। दीज थ्री आर द मेन रीजंस। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, यस पूरी दुनिया का केएसएम लगभग 70 to 80% ऑफ केएसएम चाइना अकेला मैन्युफैक्चर करता है। बट चाइना में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है कि इट्स एक्चुअली केएसएम इज़ अ वेरी डर्टी प्रोसेस। मतलब उसको बनाना, देन ओवरऑल मैनेज करना एंड पूरे प्रोसेस में बहुत ज़्यादा वेस्ट क्रिएट होता है। चाइना एक्सेप्टेड द वेस्ट। जैसे मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया था कि यूरोप एंड जर्मनी एंड यूएस ऑफ कोर्स, सो ये कंट्रीज़ कभी भी वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करती है। उन्होंने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉज बना रखे एंड केएसएम का प्रोसेस क्योंकि बहुत डर्टी है तो उन्होंने वो एक्सेप्ट नहीं किया एंड उन्होंने उस काम को चाइना एंड इंडिया जैसे कंट्रीज़ को दे रखा है। अब प्रॉब्लम क्या है ना, कि उन्होंने उस एनवायरमेंटल वेस्ट वगैरह को एक्सेप्ट नहीं किया बट चाइना ने किया। इंडिया ने उस वेस्ट को भी एक्सेप्ट नहीं किया, इंडिया ने नहीं किया उस वेस्ट को एक्सेप्ट एंड उसको करने भी नहीं दिया गया क्योंकि चाइना से सिर्फ केएसएम आ रहा है, फॉर्मुलेशन एंड एपीआई तो इंडिया में बन रहा है। एंड अगर इंडिया का जो प्रोसेस है वो डर्टी होगा तो ऑटोमेटिकली यूएस में जो दवाइयाँ पहुंच रही है एंड यूएस में जो उसका इम्पैक्ट आएगा वो डर्टी हो जाएगा। सो इंडिया पर रेगुलेशंस बहुत टाइट है एज़ कम्पेयर टू चाइना। चाइना पर भी रेगुलेशंस है, चाइना पर भी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हैं बट इट इज़ लिटिल लेसर देन इंडिया। एंड इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। इंडिया पे ट्रस्ट वाली जो चीज़ है ना वो आ जाती है। इंडिया का एग्जीक्यूशन एंड ट्रस्ट, ये दो चीज़ बहुत अच्छी है एंड दैट इज़ वाई इंडिया इज़ द फार्मेसी लीडर ऑफ द वर्ल्ड। एंड चाइना स्केल एंड प्राइस को लेकर काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करता है। इलेक्ट्रिसिटी सस्ती है उनके यहाँ पर। अगर सेम इंडियन कंपनी केएसएम बनाने जाएगी तो उसकी 50% कॉस्ट मेजर बढ़ जाएगी। जो 50% कॉस्ट बढ़ने का रीज़न होगा वो इलेक्ट्रिसिटी होगी कहीं ना कहीं। फिर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हो गया आपका। ये सारी चीज़ों में चाइना इज़ गुड। मतलब चाइना का क्या सीन है ना कि वहाँ पर 10 बता क्या 100-200 बड़े बड़े ऐसे कंपनीज एक ही जगह पर है। सो जो वेस्ट है ना वो एक ही जगह पर इकट्ठा होता है एंड उसको डिस्पोज करना थोड़ा सा ईजियर हो जाता है क्योंकि सारा का सारा वेस्ट एक ही जगह आ रहा है, एक ही सेंट्रलाइज सिस्टम है जहाँ पर उनका वेस्ट आ रहा है। एक मेगा पार्क्स बने हुए हर एक चीज़ के लिए। अब इंडिया में क्या है ना कि कुछ स्टेट्स में कुछ कंपनीज है, कुछ फैक्ट्रीज है, कुछ स्टेट्स में कुछ है, कुछ में कुछ है, तो वो फैल चुका है। पूरा का पूरा एनवायरनमेंट पूरा ही गंदा हो रहा है। चाइना में इसलिए क्योंकि एक जगह प्रोड्यूस हो रहा है तो वो एक जगह में ज़्यादा रिस्क है, उसके अलावा बाकी जगह ठीक है। इस पर्टिकुलर सिस्टम की वजह से वेस्ट मैनेजमेंट में भी वो ठीक है, इंडिया से बेटर है एंड वेस्ट मैनेजमेंट अच्छे से कर पाते हैं इसलिए उन्होंने ये डर्टी प्रोसेस को एक्सेप्ट भी किया। एक्सेप्ट करने के बाद में उसको इतने एफिशिएंट तरीके से बना पा रहे हैं क्योंकि चाइना का साइकोलॉजी यही है, इतना सस्ता बनाओ, इतना सस्ता बनाओ, इतना सस्ता बनाओ कि पूरी दुनिया पर डिपेंड हो जाए। उनका मेन मोटिव ही यही है, राइट, टू क्रिएट डिपेंडेंसी, टू क्रिएट अ पावर काइंड ऑफ थिंग। मतलब आज चाइना अगर आज बोल दे कि हम केसम सप्लाई करना बंद कर देंगे, यूएसए के खानदान वाले भागे भागे मतलब सब कुछ आके उनके पैरों पे गिर जाएंगे
कि भैया ये मत करो तुम, तो इज़ लाइक कि एक पूरी जियोपॉलिटिकल रिस्क भी यहाँ पर क्रिएट होता है, राइट। एंड यहाँ पर आती है आपकी China+1 स्ट्रैटेजी, जिसको मैं अलग वीडियो में डिस्कस करूँगी ऑफ कोर्स। एंड ये पूरा का पूरा आप चाइना पे डिपेंडेंसी आई होप समझ पा रहे होगे। सो वाटर के साइड से, एनवायरनमेंट के साइड से एंड इलेक्ट्रिसिटी के साइड से, एंड ऑफ कोर्स सम व्हाट रिसोर्सेज ऑल्सो। इन पर्टिकुलर रीजंस की वजह से चाइना का KSM वे मोर चीपर है इंडिया के KSM से। एंड इंडिया के लिए KSM बनाना मुश्किल नहीं है, बट उसकी कॉस्ट को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। एंड ऑफ कोर्स अगर आपका रॉ मटेरियल ही महंगा है तो आपका फाइनल प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली महंगा हो जाएगा। एंड USA डोंट वांट दैट। ऑफ कोर्स दे वांट द पर्टिकुलर लाइक एकदम प्योर प्रोडक्ट चाहिए, बट दे डो नॉट वांट इट टू बी ऑन द हायर कॉस्ट, राइट। सो या ये रीजंस है आपके KSM के जो लीडरशिप है वो चाइना के हाथ में है। एंड इंडिया इज़ द कस्टमर ऑफ चाइना इन टर्म्स ऑफ KSM। China leads actually. China leads in terms of production and scale and price. But India leads in terms of distribution, execution and जो आपका overall process है उसके terms में lead करता है। बट द मेजर प्रॉब्लम इज कि जैसे अब चाइना के अंदर आपकी इलेक्ट्रिसिटी सस्ती है, रिसोर्सेज थोड़े से सस्ते हैं। इंडिया में आपका रिसोर्सेज महंगे हैं, लेबर सस्ता है ना। तो इंडिया अगर आप देखोगे जो मेजर फॉर्मुलेशन क्या मतलब जो दवाइयों का जो इनोवेशन है ना वो एक्चुअल में USA जैसी कंट्रीज, जर्मनी, यूरोप जैसी कंट्रीज ही कर रही होती है। उसका KSM बस चाइना बना रहा है, उनका फॉर्मुलेशन हम करके दे रहे हैं। एक्चुअल में इनोवेशन USA, यूरोप इनका ही होता है, हम लेबर हैं। इंडिया इज बीइंग ट्रीटेड एज अ लेबर। बस उनसे बनवाना है एंड हमें हमारे देश में लेकर जाना है, एंड एक बहुत ही सस्ते कॉस्ट पर, सस्ते दाम पर बनवाना है। दिस इज़ हाउ इंडिया इज ट्रीटेड। एंड जितना भी हो, जो भी हो, API में हम जान ही चुके हैं API में कितना बुरे तरीके से पोल्यूशन होता है, कितना बुरे तरीके से एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है। मेडिकल वेस्ट, बायोलॉजिकल वेस्ट, सब कुछ बायोमेडिकल वेस्ट बेसिकली सब इंडिया में रह रहा है, उनको तो फॉर्मुलेशन मिल रहा है अपना, राइट। सो इंडिया इज़ बीइंग ट्रीटेड एज अ लेबर। एंड जो डिपेंडेंसी चाइना पे है वो तो खतरनाक है ही ऑफ कोर्स। सो या दीज आर सम प्रॉब्लम्स विच इंटरनली फार्मा सेक्टर इज फेसिंग। ऊपर से लगता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन होगी, बहुत ही अच्छी तरीके से सब कुछ चीज़ें चल रहा होगा, बट इनसाइड इटसेल्फ बहुत प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर, right? So these are all the things which I wanted to discuss with you. And yeah, KSM is itself a big process in itself. मतलब ये तो मैंने अभी आपको ऊपर से बताया, फिर भी इसके एकदम इन डेप्थ में अगर हम जाएँ ना तो वो बहुत ही केमिकली ओरिएंटेड हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा केमिस्ट्री ओरिएंटेड हो जाएगा। एज एन इन्वेस्टर हमारे लिए ये सब जानना बहुत ज़रूरी था, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। और डेप्थ में जाना चाह रहे हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना किस पर्टिकुलर चीज़ पर बात करना चाह रहे हो, या किस पर्टिकुलर चीज़ को आप इन डेप्थ चाह रहे हो कि मैं डिस्कस करूँ, तो मैं उसको आपके लिए और इन डेप्थ में डिस्कस कर दूँगी। बट एज एन इन्वेस्टर इतना जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो हम मैं सोच रही हूँ कि मैं क्रूड ऑयल का आपके लिए लेकर आऊँ, ताकि आपको अच्छे से एक बार और सप्लाई चेन समझ में आ जाए। देन हम डिस्कस करेंगे कि China+1 स्ट्रैटेजी क्या है, क्योंकि क्रूड ऑयल में भी थोड़ा सा डिपेंडेंसी है चाइना पर, तो वो भी हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि हाँ China+1 स्ट्रैटेजी में क्या इंडिया के लिए बेनिफिट्स है, राइट। सो या ये सारी चीज़ें थी KSM के बारे में, चाइना डिपेंडेंसी के बारे में, KSM को लेकर। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स यू कैन लीव इन कमेंट्स। आई विल सी द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन डू योर रिसर्च। थैंक यू।